नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तस्वीर ये देख रहे हैं, तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की है और इस तस्वीर में वो सब कुछ हो गया जिसको सपने में भी भारतीय सोच नहीं सकते। मेरा आम जनमानस से एक सवाल है कि अगर ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इतर होती तो इस देश में क्या होता, इस देश की मीडिया का रुख क्या होता। दो चार पांच पत्रकार टीवी स्क्रीन से बाहर निकल कर आकर चिल्लाने लगते। तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की है। अरुण सिंह ने ट्वीट किया है जो सामने है, आपके एक्स पर पोस्ट किया है और द प्रिंट कह रहा है कि अब टुमारो विल मीट आरएसएस, मतलब अभी एक और तस्वीर आएगी। ये खबर लोगों के पास नहीं है, मैं वो भी खबर लेके आया हूं और इस पूरी खबर को समझूंगा कि जाने किस रणनीति के तहत ये चीन का प्रतिनिधिमंडल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आया। मेरे हिसाब से, प्रत्येक भारतीय नागरिक के हिसाब से यह चित्र कतई अच्छा नहीं है। दो देशों के राजनीतिक दलों के बीच संवाद हो सकता है, एक दूसरे से सीखा और समझा जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब कोई रोज हमें चपत मारता हो, हमारी जमीन घेरने का जिक्र करता हो। आज बैठक होती है और कल ही वहां के विदेश मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुत वक्त में आपका नहीं लूंगा, सीधा राकेश सर के पास पहुंचूंगा। रणनीतिक तौर पर रिश्ते रखना तो ठीक है, लेकिन यह तस्वीर ठीक नहीं है। बस यहीं से शुरू करूंगा। देखिए शिव कुमार जी, सरकार की रणनीति क्या है ये सरकार खुद भी नहीं जानती। उनकी कथनी करनी में इतना फर्क है कि उनको रोज थूक कर चाटना पड़ता है, रोज अपने किए से पलटना पड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो देशों के राजनीतिक दलों के बीच में कोई बातचीत हो, साझेदारी हो, आपस में मिले, पहले भी मिलते रहे हैं, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जबकि चीन ने हमारी गलवान घाटी पर हमला करके 20 जवानों को शहीद कर दिया हो, ऐसे समय में जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसता ही चला आ रहा हो, उसने बस्तियों के नाम बदल दिए हों, नई बस्तियां वहां बसा ली हों, भारत का पासपोर्ट होने पर अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय युवती को 18 घंटे हिरासत में रखा गया हो शंघाई एयरपोर्ट पर, और हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े और खास इलाके पर चीन ने अपना दावा फिर से दोहरा दिया हो, ऐसे समय में बीजेपी के हेडक्वार्टर में, ये मुख्यालय है शिव कुमार जी, बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप भी बतौर पत्रकार जाना चाहे तो घुस नहीं सकते वहां पर आसानी से। वहां पर चाउमीन खिलाई जा रही है, वो भी किसको? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को तो कम्युनिस्ट शब्द से ही एलर्जी है। उनको तो ततैया काट जाता है कम्युनिस्ट शब्द से, जबकि भारत में गिने चुने बचे हैं, सिर्फ एक राज्य में कम्युनिस्टों की सरकार है। अपने कम्युनिस्टों को गाली देते हैं, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की राजनीतिक पार्टी को, और उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, स्वागत सत्कार हो रहा है। और एक बात जोड़ लीजिए, आपने रणनीति की बात कही और समय की टाइमिंग की बात। अभी जुमा 6 महीने पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में जूझ रहे थे पाकिस्तान के साथ। तब चीन क्या कर रहा था? तब चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ था, तकनीक से उसकी मदद कर रहा था, प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए उस पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हथियारों के जरिए भी पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा था। और ये बात हम नहीं कह रहे,
भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बाकायदा कैमरे के सामने एक सभा में ये बात कही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हमें चीन से भी लड़ना पड़ रहा था। उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आप गलबहियां कर रहे हैं, और किस लिए? क्या क्या इस वक्त महत्वपूर्ण है? क्या बात हो गई अभी ऐसी कि आपको इस तरह से स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दी जा रही हैं? और छोटा मोटा प्रतिनिधिमंडल नहीं है, इसकी जो लीडर हैं, ये जो महिला दिखाई दे रही हैं, ये वहां की वाइस मिनिस्टर है और बाकी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। चीन के भारत में जो राजदूत हैं वे मौजूद हैं इस बैठक में, और इधर से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी महासचिव हैं, वे इस्तकबाल कर रहे हैं। संगठन महामंत्री भी हैं सर, संगठन महामंत्री भी हैं, मुख्यालय के महामंत्री हैं। इनके दस्तखत से ही सारे आदेश निकलते हैं बीजेपी मुख्यालय में से, नियुक्तियों के हों या निलंबन के हों। तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का स्वागत सत्कार कर रही है? और जैसी कि खबर है कि अब देश दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ के दफ्तर भी जाने वाले हैं चीनी, आरएसएस मुख्यालय में। और कौन सा चीन है? इसे लाल लाल आंखें दिखानी थी ना नरेंद्र मोदी को। और अभी कुछ महीने पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्तियां नहीं आना चाहिए, अपनी दुकानों पर बैनर पोस्टर लगाइए कि इस दुकान पर सब कुछ स्वदेशी मिलता है, चीन का सामान मत बेचिए। उस देश पर राज करने वाली एकमात्र पार्टी, वहां तो वन पार्टी सिस्टम है। क्या सीख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी मुख्यालय में अरुण सिंह और पार्टी के पदाधिकारी बैठकर चीन में कैसे एक पार्टी राज कर रही है उसको समझने के लिए गए हो, बुलवाया हो इनको? थोड़ा हमको समझाइए कैसे थोड़ा सा। कैसे बनाते हो व्यवस्था? कैसे बनाते हो? कैसे विपक्षियों पर टैंक चलाए जाते हैं, छात्रों पर थिएनमेन चौक में टैंक से कुचले जाते हैं, विरोध की आवाजों को कुचला जाता है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये ताजा नहीं है रिश्ता, बहुत पहले से चला आ रहा है। 2009 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजिंग गए थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कामकाज समझने के लिए। उन्होंने, शिव कुमार जी, ये बयान भी दिया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के स्तर पर समान है। फिर डॉक्टर राम माधव गए बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कामकाज जानने। और एक खबर बता देते हैं, 2011 बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी 5 दिन के लिए चीन का दौरा करने गए थे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पींगे बढ़ाने के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री तो झूला झुलाते ही रहे, शी जिनपिंग को चाय बनाकर पिला रहे थे। महाबलीपुरम में लुंगी पहनाकर शी जिनपिंग के साथ ऐतिहासिक विरासत को निहार रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया गलवान घाटी के बाद से कि चीन के लिए इस तरह लाल कालीन बिछाया जा रहा है, प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं? 3 दिन 4 दिन पुरानी खबर है, चीन की बड़ी जो कंपनियां हैं वे भारत में सरकारी ठेके ले सकेंगी, जिन पर गलवान घाटी के बाद से बैन लगा हुआ था। वो बैन, वो प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो ये जो अंधभक्त अभियान चलाते हैं शिव कुमार, झालरों का बहिष्कार करो, हर दिवाली पे आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है चीन की झालर मत खरीदिए, चीन के दिए मत खरीदिए, चीन की लालटेन बल्ब मत खरीदिए। मोदी जी कहते हैं छोटी आंखों वाले गणेश जी मत खरीदिए। और भारत सरकार चीन के लिए सारे दरवाजे खोल रही है। हमारा व्यापार चीन से बढ़ गया है प्रतिबंध के बाद, गलवान घाटी की घटना के बाद। हमारा व्यापार घटा है $100 अरब का। यानी हम चीन से सामान लेते ही लेते हैं ज्यादा, निर्यात तो बहुत कम कर रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? नरेंद्र मोदी जी को एक बार तो लाल किले की प्राचीर से बताना चाहिए, नहीं तो अभी बजट सत्र आ रहा है उसमें बता दें
कि वो लाल आंखें कहाँ चली गई। और ये कोई चीन दूसरा देश तो नहीं है कहीं, वो चीन कोई और था जैसे लाल आंखें दिखानी थी। लेकिन सर, जी शिव। आप जो कह रहे हैं और जनमानस जो समझ रहा है, जनमानस तो ये जानता है कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं, पतंग में हनुमान जी को उड़ा सकते हैं, सोमनाथ में डमरू बजा सकते हैं, तो चाइना कहां होगा। हो सकता है ये सीखने आए हो कि तुम अपने यहां चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त करते हो, तुमने चुनाव आयुक्त को पावरफुल कैसे बना रखा है, राष्ट्रपति से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गए चुनाव आयुक्त। मैं दोनों तरीके से इसे सोचता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं से ये सीखने गए हों, क्योंकि अब ये बहुत सीख चुके हैं। ये बहुत सीख चुके हैं। इन्होंने पीडीपी के मुफ्ती महबूबा से सीखा, पता नहीं है कहां है। इन्हें हरियाणा के चौटाला परिवार से सीखा है, आज वहां लगा रहा है कि एक आध दो सीट ही मिल जाती। इन्होंने कई दलों से बहुत कुछ सीख लिया जो आज तक पता नहीं है। इन्होंने एक दलित नेता हुआ करते थे उदित राज, जो अब कांग्रेस में है। दलित उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, 2014 में बुला के निकाल फेंक बाहर कर दिए भाजपा से। उनकी जो दलितों की प्रेरणा थी वो खत्म हो गई, पैदल हो गए। एक और थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी, माइनॉरिटी से नाम नहीं लूंगा, उन्हें भी शामिल करा लिया। वो आजकल पता ही नहीं है कि भाजपा में किस दल में, भूल गए लोग, बड़ी तेज तर्रार थी। तो भाजपा कब किसको मारती है ये पता ही नहीं चलता। चाइना से वो कैसे जिएगी, कैसे रिश्ते बनाएगी, ये उससे कोई उसकी सोच नहीं है। उसे ये सोचना है कि बंगाल में चुनाव कैसे जीता जाएगा। सर, सीमा पर तो जिक्र होता ही नहीं, विदेश नीति को तो जंग लग गई है। ट्रंप रोज कह रहे हैं, सी जिनपिंग क्या कह रहे हैं, उनका विदेश मंत्री क्या कह रहा है कि हम जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर की घाटी है वो तो हमारी 1960 से है, आप कैसे बीच में बोल दोगे। तो जब शिवकुमार उसी पर आते हैं जी। सब हमको लठिया रहे हो तो एक लाठी और पीठ पे सही, यहाँ के जय श्री राम का नारा लगा दो, लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश के जनमानस सवाल कब पूछेगा मोदी जी से कि साहब बताओ, सब सीमाएं घिरती जा रही हैं, विदेश के लोग हम पर कुठाराघात कर रहे हैं, हम क्या करें, हम कहीं रहने लायक जगह बचेगी कि नहीं। पतंग उड़ाएं, सोमनाथ जाकर आरती करें। और पतंग में उन्होंने सिर्फ हनुमान जी को नहीं उड़ाया है शिव कुमार जी, उन्होंने खुद को भी उड़ाया है। एक पतंग पर नरेंद्र मोदी की खुद की तस्वीर छपी है जिसको वे उड़ा रहे थे। वो गाड़ी तो आपने देखी थी जिसपे उनकी कम से कम 7-8 तस्वीरें खुद की लगी और ऊपर वे हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं। तो वे पतंग में भी खुद को ही उड़ा रहे थे। लेकिन चीन के सामने थरथर कांपने लगते हैं, खुद उड़ने लगते हैं पत्ते की तरह। जनता के समझने की बात बाद में करेंगे, जनता को जम्मू कश्मीर की तरफ भी ले चलते हैं। आपने जिसका जिक्र किया उस जगह का नाम है सक्सगाम घाटी। वो कायदे से तो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वहां का जो गिलगित बाल्तिस्तान इलाका है उसमें है वो। हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है उससे लगी हुई घाटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उसके तहत आती है। सक्सगाम नाम की नदी है, उसके दोनों तरफ जो पार्ट हैं उस इलाके को सक्सगाम घाटी कहते हैं। 1963 में पाकिस्तान ने इस इलाके को चीन को दे दिया कि आप मौज करो, इसमें जो करना है वो करो। और ये छोटा मोटा इलाका नहीं है, इसकी एक तो सामरिक महत्ता है। ये एक ऐसे सिरे पर है कि एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर है, दूसरी तरफ हम है, हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम घाटी पहाड़ पर्वत श्रृंखला है, और तीसरी तरफ चीन का अपना एक प्रांत है, शनजियान शायद उसका नाम है उस प्रांत का। तो इतने सामरिक महत्व के इलाके को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। अब इसका एरिया भी जान लीजिए, 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ये। इसके बाद पाकिस्तान और चीन के बीच में एक समझौता हुआ इस इलाके को लेकर, तो उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC,
भारत ने उसे कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन इस समझौते के अंतर्गत चीन वहां कोई भी काम कर सकता है। जो वहां बुनियादी संरचनाएं हैं, जो निर्माण कार्य हैं, सड़क है, बिजली है, इमारतें हैं, चेक पोस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है उस कॉरिडोर में। और चीन से पाकिस्तान तक के लिए एक रास्ता, ये कॉरिडोर जाना है व्यापार के लिए, वो काम वहां चल रहा है। 16,000 फुट की ऊंचाई पर चीन उस कॉरिडोर को बना रहा है। उसी को लेके हमारे विदेश मंत्री रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सेक्सगाम घाटी हमारी है, हमारे अधिकार की है, और हम उस CPEC समझौते को नहीं मानते, यानी पाकिस्तान चीन का जो कॉरिडोर के लिए समझौता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का, हम उससे मान्यता नहीं देते। उस पर से चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने, माओ जिंग ने, यह कहा है कि वो सक्सगाम घाटी तो हमारी है, हमारा वर्षों से उस पर अधिकार है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, हम वहां सड़क बना सकते हैं, हवाई अड्डा बना सकते हैं, जो बनाना हो सो बना सकते हैं। जिस वक्त चीन इतना घुसा चला आ रहा है अंदर तक, अरुणाचल प्रदेश में बस्तियों के नाम बदल दिए, नए नए गांव बसा दिए अरुणाचल प्रदेश में। हम कोरा खंडन करके चीन के दावे को जुबानी जमा खर्च से खारिज करके चुपचाप बैठ जाते हैं, मजीरा बजाने लगते हैं। जिन नरेंद्र मोदी को चीन को लाल आंखें दिखानी है, जिन्हें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म कर उन्हें कार्रवाई करनी है, दखल देना है, कुछ तो करना है, वे ढोल मजीरा बजा रहे हैं, वे डमरू बजा रहे हैं, वे रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है चीन का नाम लेने की। गलवान घाटी की घटना के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया है, शिव कुमार जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कहना भी भूल गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों को देखते हुए अब USA शब्द भी नहीं आ रहा। अभी वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, भारत सरकार के प्रेस नोट में अमेरिका शब्द नहीं है, USA 3 अक्षर नहीं है उस प्रेस नोट में। कि हुआ क्या है वेनेजुएला जी। सर मेरा इसी मामले में एक आपसे अगला सवाल यह है, क्या बीजेपी और इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कोई गुप्त समझौता हो गया? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, यही सवाल आज पवन खेड़ा ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूछा है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या बीजेपी और CPC में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, कोई गुप्त समझौता हुआ है? वो किस तरह का समझौता है? कहीं कोई कारोबारी समझौता है, या चुनाव में चुनावी मशीनरी संबंधी कोई सौदा है? कोई चिप का समझौता तो नहीं है कि हमें हमारी चुनाव मशीनरी में, EVM में और तमाम दूसरी जगहों पर कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिनके इस्तेमाल से हम चुनाव जीतते रहे। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, न इनसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समझना है। वहां तो वन पार्टी सिस्टम में काहे का चुनाव आयोग? एक औपचारिकता होती है चुनाव की, कोई दूसरा दल होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो अपना मुखिया, एक नेता चुन लेती है, वही राष्ट्रपति कहलाता है। ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये कोई जनता के वोट से चुनकर थोड़ी डिप्टी मिनिस्टर और वाइस मिनिस्टर बन गए। पार्टी नियुक्त तो करती है। उन्हें कुछ नहीं सीखना, इनको सीखना है कि चीन में कैसे असहमति की आवाजों को दबाया जाता है, कैसे वहां सेंसरशिप है, कैसे वहां पार्टी का ही एक सिर्फ मुखपत्र है, वहां कोई अखबार नहीं है। क्या आप सोचते हो वहां स्पेशल कवरेज न्यूज टाइप कोई यूट्यूब चैनल है जो बैठकर शी जिनपिंग की आलोचना कर लेगा? अभी तो आप कर भी पा रहे हैं। अब वहां उनसे ये सीखना है बीजेपी को और RSS को कि भाई इन सब लोगों के गले कैसे घोंटे जाएं, कैसे जनता को और दबाया जाए कि जनता अपने अधिकारों की बात न करे। इनको ये सीखना है। ये वन पार्टी सिस्टम सीखने के लिए चीन के साथ पीगें बढ़ा रहे हैं। बहुत याराना लगता है। सर, गलवान के बाद फिर बदला क्या? सैनिक हमारे शहीद हो गए और बड़े दुर्दांत तरीके से शहीद हुए, तो बदला क्या? हम रहे तो वहां के भाई, किसी ने कहा कि हम एक झापड़ मारेंगे, तो उसने कहा
मार के तो दिखा, तो उसने तार सीधे दिया गाल पर। फिर दूसरे ने कहा एक मार दिया, अगर दूसरा मारा तो समझ लियो उसने एक और दिया। उसने कहा अब मत मारना, हम गिर जाएंगे। वही हमारी स्थिति है। कुछ नहीं बदला गलवान घाटी के बाद, कुछ भी नहीं बदला। हमारी हालत ये हो गई है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व बिरादरी में अकेले पड़ गए हैं। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, 29 पुरस्कार ले चुके हैं, ऐसा मत हाँ, कहिए। वो ये गले में गुनाह मत उनके कीजिए, ये गुनाह मत बिल्कुल, कीजिए। ये हाँ, गुनाह है। ये सही। गुनाह मत हमारे कीजिए। हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के गले में 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लटके हुए हैं। बीजेपी पूरा पोस्टर बना के जारी करती है। हम तो उन देशों के नाम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे। आप कह देंगे कि अभी ओमान से लेके आए हम, 50 लाख की आबादी है, और 50 लाख की आबादी हमारे यहाँ नोएडा की है, आप ये मजाक बना लेंगे? ये कैसे आप कह सकते हैं? वे तो टिम्बकटू नाम का अगर कोई देश हो दुनिया में कहीं, टिम्बकटू, तो वहां जाकर भी नागरिक सम्मान ला सकते हैं। लेकिन इन 29 देशों में से कितने देश हमारे साथ खड़े थे? गलवान के बाद कितने खड़े थे? चलिए वो एक झड़प थी, मान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को तो आपने युद्ध कहा था। युद्ध तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। युद्ध के समय कितने देश हमारे साथ खड़े थे? किसने चीन को रोका कि पाकिस्तान की मदद मत करो? सीज फायर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 69 जाने 66 69 70 बार कह चुका अभी तक डोनाल्ड ट्रंप। धमकियां दे रहा है, रोज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, टैरिफ थोपता जा रहा है 25%। कल शायद फिर थोप दिया किसी चीज पर। तो कुछ नहीं बदला। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो बदला है वो ये है कि हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान तिरोहित हो गया है। देश की जो संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है, उसकी कदर नहीं रही है। वरना भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है, मैं मोदी से खुश नहीं हूं, मोदी जानता है कि मैं उससे खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी है, ये बदला है। आज से पहले 75 सालों में हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री के लिए दुनिया के किसी देश का मुखिया ऐसा कह सका था? हम आज धीरे धीरे विदेश नीति, रक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा, हर मामले में धीरे धीरे पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं। जी सर, डमरू पे जब देश नृत्य कर रहा है, डमरू वाला क्या करता है? डमरू पहले आपके टाइम की तो अलग बात रही होगी, जब हम भी छोटे थे तो डमरू वाला आता था तो सारा गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, वो 3-4 मिनट डुगडुगी पीटता था, फिर एक कपड़े में हाथ डालता रहता था, एक हम इसमें से वो निकालेंगे वो निकालेंगे, और वो करते करते वो सबसे पैसे निकलवा लेता था। वही मदारी का खेल इस देश में चल रहा है। सही मणिपुर बात। पर प्रधानमंत्री बोले नहीं, इंदौर में मरने वाले हिंदू नहीं थे, उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले हिंदू नहीं थे, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मरने वाले हिंदू नहीं थे। हम इन सब जगहों को भूल जाएं तो कुंभ में मरने वाले कौन थे? वहां तो एक आचार्य ने कहा था कि अगर आपने कुंभ का स्नान नहीं किया तो आप पर जाने कितने पाप लद जाएंगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। और इन सब के बावजूद जो लोग लापता हैं, अब तो पूरा 1 वर्ष हो गया, माघ मेला भी लग गया, उन लापता लोगों की आज तक तहकीकात नहीं हुई, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन सर, मेरा एक छोटा सा बस अंतिम आपसे सवाल है कि इस विदेश नीति से देश को हाल क्या होगा? हम किसी से नमस्ते करने लायक भी बचेंगे? नमस्ते इंडिया चला, नमस्ते ट्रंप चला, नमस्ते जाने क्या क्या चला। अब कौन हमसे नमस्ते, हमारी नमस्ते लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है सर प्लीज, मे आई सी यू सर प्लीज, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज? तो हमारी विदेश नीति असल में देश की विदेश नीति नहीं रही। ये नरेंद्र मोदी को चमकाने के लिए, उनकी ब्रांडिंग के लिए, उन्हें दुनिया भर में सैर कराने के लिए, दुनिया भर के नेताओं से झप्पी पप्पी दिलवाने के लिए, सिर्फ इस काम के लिए है हमारी विदेश नीति। ट्रेड डील नहीं कर पाए अभी तक हम अमेरिका से। 5 महीने हो गए हैं। कितना भुगतना पड़ रहा है देश को विदेश नीति के मोर्चे पर।
आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कहां पहुंच गया। अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बुलाकर हलाल मीट का मेन्यू जारी करता है आसिम मुनीर के लिए। ब्रिगेडियर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्षमा कीजिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद विरोधी समिति का डिप्टी सदर बन जाता है। तालिबान के लिए जो सैंक्शन कमेटी है, प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी, उसका सदर बन जाता है पाकिस्तान अध्यक्ष। हमारी विदेश नीति कहां है भाई? हम क्या कर रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उनका तो दावा है दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनके निजी दोस्त। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की है। आप कैसे कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? चीन के नेताओं से बातचीत हो रही है। बिल्कुल हो रही, सही बात। तो इस बातचीत में अरुण सिंह जी जरा सा इतनी और बात कर लेते कि गलवान में जहां तक कब्जा कर रखा है आपने, फिंगर 4 तक, मेहरबानी करके उसे छोड़ दीजिए। हमारी गश्त थोड़ा आगे जहां तक थी हमेशा से, वहां करने दीजिए। अरुणाचल प्रदेश पर से दावा छोड़ दीजिए। अब तो थोड़े बहुत गांव का सवाल नहीं बचा कि अरुणाचल के एक इलाके या कुछ गांव पर चीन तो अधिकृत रूप से पूरे अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने लगा है, अपना एक प्रोविंस, उसका एक राज्य का नाम रख दिया है उसने। तो इस बैठक में वो भी कर लेते बीजेपी के नेता, एक आध प्लेट एक्स्ट्रा चाउमीन खिलानी पड़ती खिला देते, बात कर लेते। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी कोई नीति नहीं है, इनके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ये कब किस मामले में किस मुद्दे पर गुलटैयां खा जाएं भगवान भी नहीं जानता। कब ये थूक कर चाटने लगे, इनकी कथनी करनी को देखते हुए कोई नहीं जानता कि जिस चीन के बहिष्कार का अभियान चलाता है आरएसएस और बीजेपी, उनके पूरे संगठन, उस चीन की ठकुर सुहाती करने के लिए इस तरह अरुण सिंह जी गिफ्ट हैम्पर लेके खड़े हो जाएं। कौन जानता था इस बात को कल से पहले तक? इन तस्वीरों के आने से पहले क्या आपने कल्पना की थी? और हमने जहां से बात शुरू की थी वहीं आकर खत्म करते हैं कि अगर ये तस्वीर है, ऊपर लिखा होता जयराम रमेश, इस तो ट्विटर क्या हैंडल में तो क्या ऊपर होता, ट्विटर हैंडल होता जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा या राहुल गांधी, तो यही आरएसएस और बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर तांडव कर रहे होते, कह रहे होते चीनी एजेंट हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब खुद साष्टांग दंडवत पड़े हैं चीन की शरण में और शर्म नहीं आ रही है इनको। जी शिव कुमार सर, बस ये बता दीजिए, फिर गलवान में शहीद हुए सैनिक क्या सोच रहे होंगे? अब वे तो स्वर्ग में होंगे, हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोगों को कैसा लग रहा होगा, जिन्होंने अपने जवान बेटे खोए इस देश की सीमाओं की सुरक्षा में। एक तो उस दिन उन पर क्या बीती होगी जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया था न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। उस दिन क्या बीती होगी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इस बेशर्म सरकार और इस निर्लज्ज पार्टी की हरकतों से पूरा देश शर्मिंदा है। जी शिव कुमार। बहुत सर्वभावुक चढ़े और आपने बहुत गंभीर अंतिम टिप्पणी कर दी कि हम कर क्या सकते हैं। हम तो केवल उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जब ये सब बैठक के दृश्य सामने आए? क्या सोच रहे होंगे? ये दर्शक बताएं, क्या उनका सोचना ठीक है या गलत? आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।